शाम का नीलको अंधेरा मधुम हो चुका था। रात के 8 बज चुके थे। सीनिया किचन में खड़ी चाय बना रही थी। एक तो उसकी चाय इतनी बदमज़ा होती थी और दूसरा उसे चाय से मोहब्बत भी थी। लेकिन वो अपनी मोहब्बत के तहत चाय नहीं बना रही थी। इस वह काम मुख्तलिफ था। उससे चाय ट्रे में सजाई और बशर के कमरे की डाली। उसे सफ़ेद सादा जोड़े के साथ गुलाबी दुपट्टा ओढ़ रखा था। दरवाज़ा खटखटाकर वो अंदर दाखिल हुई। वो सामने ही पलंग पे बैठा था। लैपटॉप घुटनों पे रखा था। कानों में एयरपॉड्स लगा रखे थे और उसे स्क्रीन को देखता वो फिल्म एंजॉय कर रहा था। खुदा का वास्ता है ज़ैनी, चाय मत बनाया करो। इससे अच्छा है जहर ले आओ। कम सम थूक तो सकता हूँ। उसे सीनिया के हाथ में ट्रे देखकर बुरा समूह बनाया था। अम्मा के एक ही बेटे और दादा की करोड़ों की जायदाद की अकेले वारिस हो अदा, क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? उससे करीब आकर ट्रे मेज पे रखा और खुद आलती पालती मारे उससे करीब बैठ गई। बश ने लैपटॉप गोद से उतारा और मशकूक नजरों से सीनिया को देखा। अब क्या काम है? खुदा की कसम ज़ैनी, अब मैं मज़ीद कोई काम नहीं करूँगा। वैसे भी आज उस लड़के की वजह से मुझे गुस्सा आया तो रखा है। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन सीनिया के साथ वो कंफर्टेबल था। सो चंद अल्फाज मुंह से निकाल कर एहसान असीम कर ही देता था। तुम शादी से इनकार क्यों कर रहे हो? उसकी बात पे बशर का चेहरा मुख्तलिफ हो गया था। कई सारे रंग एक साथ आकर गुजर गए। वो बोला कुछ भी नहीं। धीरे से लैपटॉप गोद से निकाल कर पलंग पे रखा। क्या लाला रुक कर जोक लिए बैठे हो? यूं लगता है जैसे तुमने उसका सोग ले लिया हो। जानते हो ना, ज्यादा देर तक जिनका सोग मनाया जाए ना वो खुद खुश रहते हैं ना सोग मनाने वाले। बशर के जबड़े भींच गए थे। आंखों में ढेर सारी सोगारियत यकदम आन वारिद हुई थी। चंद पल के लिए वो कुछ कह ना सका। तुमने उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया था? उसे लगता था ये सवाल वो बशर से कर रही है, लेकिन दूर कहीं वो यही सवाल अब्दुल्ला से भी कर रही थी। शायद बशर के जवाब में अब्दुल्ला का जवाब भी हो। वो बहुत अच्छी थी ज़ैनी, कई लम्हे बाद जब वो बोला तो उसकी आवाज़ से किस्सा थी। मासूम और प्यारी। जब कभी भी मैं उसके सामने चीखता था वो बहुत डर जाती थी। उससे अपने घर में हमेशा मोहब्बत देखी थी, प्यार और नरमी। तुम तो जानती हो, हमारे इन चीज़ों से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। वो तलखी से हंसा था, गोया अपना मजाक उड़ाया हो। जीनिया उसे गौर से देखे गई। मैं उसे यहाँ ले आता, अब्बा उसे कभी कबूल ना करते। जैसा कि अब्बा ने कह दिया था, मैं चाहता तो उसके लिए स्टैंड ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। बशर को लगा था जैसे कोई उसका दिल झगड़ रहा हो। वो बस गर्दन झुकाई कहता रहा। मैं उसे अब्बा की मर्जी के खिलाफ यहाँ ला सकता था। मैं अपनी खुशी देख सकता था, लेकिन मैंने लारा रुख की खुशी चुनी। वो यहाँ आती तो हमारा ताल्लुक, हमारी शादी हॉरिबल हो जाती। मैं कमज़ोर मर्द नहीं था, मैं उसे कमज़ोर नहीं कर सकता था। मुझसे नहीं हुआ। मैं उसके लिए स्टैंड लेता तो वो ढह जाती। मैं ऐसा नहीं कर सकता था, हुआ ही नहीं। काफी देर के लिए दोनों के दरमियान खामोशी रही। कबूल क्यों नहीं कर लेते? वो अब नहीं आएगी। कुछ इंसान हमारी जिंदगी से चले जाते हैं कभी वापस आने के लिए। लाला रुख भी नहीं आएगी। कबूल कर लो अदा। कब तक उसका शौक मनाओगे? मैंने उसे अल्लाह के हवाले किया है ज़ैनी, और जिन्हें अल्लाह के हवाले कर दो उनका सोग नहीं मनाया जाता। कबूल कर चुका हूँ मैं। लारा रुख अब मेरे लिए नहीं है। आखिरी बात कहते हुए उसका दिल खाली हो गया। तो फिर अब्बा की पसंद से शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या उनसे बदला ले रहे हो? बशर ने नफी में सर हिलाया। मैं शादी अब्बा की पसंद से ही करूँगा, लेकिन बलाज की बहन से नहीं। क्यों नहीं? वो बातचीत हुई। क्योंकि वहाँ अगर रिश्ता जाएगा तो आएगा भी सही। बशर ने जताया। एक पल के लिए सीनिया सांस नहीं ले सकी। वो बात इतनी वाजिया थी कि उसे समझ नहीं आई कि क्या कहे। उनके खानदान में बहन से उसके रिश्ते की बात नहीं कही जाती थी। वो कह तो चुका था, लेकिन अब नजरें नहीं मिला रहा था। चंद लम्हे बाद सीनिया की खोखली आवाज़ कमरे में गूंजी। रिश्ता आने दो अदा, मसला क्या है? ना कोई जज्बा ना कोई तासुर। बेहद रोबोटिक सा अंदाज था उसका। बशर ने बेयकीनी से गर्दन उठाकर उसे देखा। अब्दुल्ला आ जाएगा ज़ैनी, उसका इंतज़ार करो। बशर की आवाज़ उसकी अपनी नहीं लगती थी। अब्दुल्ला अब नहीं आएगा। ये अल्फाज उसके मुंह से जिस तेजी से अदा हुए थे, दिल उतनी तेजी से किरची किरची हुआ था। मैंने उसका ना आना कबूल कर लिया, तुम भी कर लो। अब्बा जो कहेंगे मैं मान लूंगी, तुम भी मान लो। उससे कहते हुए आहिस्ते से पैर बिस्तर से नीचे उतारे। पैरों में जूते डालकर वो अब खड़ी थी। बशर अब तक सख्त बेयकीन था। क्या उससे वाकई कबूल कर लिया था? उससे खौफ लाहक हुआ।
वो चंद पल बेमकसद खड़ी रही, फिर अपने कदम दरवाजे की जाने मोड़े। वो चौखट पे थी जब बशर की खोखली आवाज़ फिर रुक गई। तुम क्या कर रही हो ज़ैनी? मैं कबूल कर रही हूँ अदा। उसे तुरंत जवाब दिया था। तुमने अपने और लाला रुख के दरमियान उसे चुना था। मैं खुद को चुन रही हूँ। मेरे लिए मेरी ज़ात बहुत अहम है। अब्बा के भतीजे या अम्मा के भांजे की खातिर साया नहीं कर सकती। मैंने कबूल कर लिया है कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है। वो कहकर रुकी नहीं थी, चली गई थी। उसके पीछे बशर अब तक बेयकीन था। क्या उससे वाकई कबूल कर लिया था? कोहे बातिल पे वाक़या पीसी होटल गवादर खूबसूरती की एक मिसाल है। मिटियाले रंग की ये इमारत काफ़ी पुरतायुश थी। सीप एक मंसूबे के बाद से सयाहों ने गवादर को जाना और एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पीसी की कदरों कीमत बढ़ती चली गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के रहने के लिए पीसी एक बेहतरीन जगह है। उसके अलावा पीसी की कब्रों से गवादर शहर का जो नज़ारा दिखता है वो कहीं और से देखा नहीं जा सकता। चूँकि पीसी होटल कोहे बादल नामी पहाड़ पे वाक़या है, इसीलिए ऊंचाइयों से खड़े होकर समंदर और रोशनियाँ देखना इंतहाई दिलकश नज़ारा है। पीसी की एक पुरतायुश स्वीट की बैल्कोनी में खड़े मेहदी की उंगलियों में सिगरेट दबा था, जिसे वो बार बार मुंह तक ले जाता, चंद गहरे कश लेता और फिर धुआं फिजा में तकलील होता नजर आता। कई बार तो उससे मुंह से धुआं भी नहीं निकाला था, बस खुद को अजियत देते रहने की खातिर सारी राख अंदर निकल दी। बैल्कोनी की रेलिंग पे हाथ रखे वो गहरी सोचों में था। कुछ था उसमें जो गैर आरामदेह करता था। पहला तासुर तकलील होने पे दूसरा तासुर उसकी जगह ले लेता है, लेकिन वो दायमी नहीं होता। इंसान मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तासुर देखा करता है। गवादर शहर की रोशनी आंखों को हीरा किए देती थी, लेकिन मेहदी को जैसे इन सब चीज़ों से फ़र्क न पड़ता हो। उसकी आंखें बेतासुर थी। उसी लम्हे उसका मोबाइल थरथराया। मशीनी अंदाज में रेलिंग से नीचे रखा फ़ोन झटक कर उठाया। फ़ोन कान से लगाते हुए उसके लबों से ढेर सारा धुआं आज़ाद हुआ था। अंधेरी बैल्कोनी में खड़ा वो शख्स पुरस्कार था। ये आखिर अपना आखिरी और असली तासुर कब दिखाएगा? हेलो नाइटमेयर। उससे फ़ोन कान से लगाते हुए कहा था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अपने घर में मौजूद गैस बेड के एक कोने पे बैठा था। बेड पे ढेर सारे कागजात पड़े थे। उससे शायद काम के दौरान कॉल मिला ली थी। कब वापस आ रहे हो मेरी? उसकी आवाज़ सरम थी, जैसे कोई बाप अपने छोटे से बच्चे से बात कर रहा हो। मेरी ने सोगवारियत से सर झटका। आंखों में ढेर सारा करवान ठहरा। सिगरेट लबों में दबाए उससे एक और कश गहरा लिया। मैं इंतकाम लेने आया हूँ। इंतकाम लेकर जाऊंगा गैस। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी नरम पुकार मुझे रोक लेगी तो तुम गलत हो। मैं उस औरत को सारी जिंदगी माफ़ नहीं करूंगा। उसके लहजे में बेबसी भरी सख्ती थी। तुम उसे माफ़ कर चुके हो। उससे बेड से टेक लगाई। तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो मेहदी। उससे तुम्हें पुकारा और तुम मीलों दूर उसकी पुकार पे आ गए हो। तुम उससे मोहब्बत करते हो, बेहद मोहब्बत। क्या नहीं करते? सुकून से पूछा गया। नहीं करता मैं उससे मोहब्बत। वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। गैस पुरसुकून रहा। मैं उस औरत से नफरत करता हूँ। मुझे उसकी आवाज़ से भी नफरत है। उससे उंगलियों में दबा सिगरेट हथेली में मसल दिया। क्या इसीलिए तुम पिछले कई दिनों से उसकी रिकॉर्ड आवाज़ सुन रहे हो? वो उसे लाजवाब कर रहा था। मेहदी दिल में लाकर रह गया। हथेली में वासे जलन होने लगी। मैं उसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो पल पल रोए। मैं उसे रोते हुए देखना चाहता हूँ। मैं उसके सारे ख़ानदान को रुलाऊंगा। मैं किसी एक को भी नहीं बख्शूंगा। मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। वो चीख चीख कर कहता अब जमीन पर बैठ गया था। हथेली में ऐसी जलन हुई कि लामान। तुमने उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा मेहदी। वो तुम्हें उस नाम से बुलाती रही जो तुम्हारा फेवरेट है, लेकिन तुमने उसकी नहीं सुनी। वो एक फ़ोन कॉल उस लड़की को जीते जी मार गई है। तुम मज़ीद क्या चाहते हो? वो तासुब से कह रहा था। ना जाने क्यों उसे तकलीफ हुई थी। मैं उसे टूटते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो बर्बाद हो जाए। हालांकि तुम ऐसा नहीं चाहते। गैस से आईना दिखाया। तुम उस रात भी उसे रोते हुए देखकर खुश नहीं थे। गैस की बात पे उससे आंखें बंद कर ली। ज़हन में एक बार फिर वही खुटी खुटी सिसकियाँ गूंजने लगी। चलती हथेली का दर्द दूर कहीं जा सोया। दिल का दर्द ज़्यादा तकलीफ दे था। तुम उसे रोते नहीं देख सकते। यकीन से कहा गया। हाँ, मैं नहीं देख सकता। मेहदी ने सर ग्रिल के साथ टिकाकर शिकस्तगी से इतराफ़ किया। सारी जिद, सारा सनतना, सारा तनफुर दूर जा सोया।
बस एक आम मर्द इतराफ़ के मरहले में था। तुम उसे खुश देखना चाहते हो, आबाद, पुरसुकून। हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। उसकी सब्ज़ आँखों पे हन्नूस पड़ता था। गैस किसी साहिर की तरह उससे अपनी बात मनवा रहा था। तुम उससे बेहद मोहब्बत करते हो। बैकग्राउंड से टेक लगाए शख्स चिता रहा था। मैं उस औरत से सारी दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अब के चंद आंसू उसकी गाल पर लुढ़क गए। बेबसी से होंठ काटते हुए बड़बड़ा रहा था। ये उस इंतकामी मर्द से मुख्तलिफ था। ये कोई और था, हारा हुआ, शिकस्ता। उससे तुम्हें बुलाया है मेहदी। तुम्हें चाहिए कि उसकी पुकार पे जाओ। अपने से जुड़ी औरतों पे गिव अप नहीं करते। तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब आपको उनसे मोहब्बत हो। मेहदी ने उसकी बात पे आंखें रगड़कर साफ की। उसकी ज़िंदगी में बहुत मसाइल है नाइटमेयर। मैं बढ़ाना नहीं चाहता। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन दूर कहीं मैं उससे इंतकाम भी लेना चाहता हूँ। अगर वो मेरे सामने आई तो यह मुमकिन है मैं उसे मार दूँ। उसकी आखिरी बात में ऐसी सफाकी थी कि पल भर को किसी का भी दिल रुक जाए। मैं उसे सारी ज़िंदगी खुश और आबाद देखना चाहता हूँ, मुझसे दूर, मसाइल से दूर। वो मेरे साथ रही तो मसाइल में रहेगी। उसे मेरे बगैर रहना है। वो मजबूत है शायद, रह ले। एक पल को वो रुका, आंखें चल रही थीं। क्या तुम उसके बगैर रह लोगे? कैसे जुमला पूरा किया। इतने सालों से तो रह रहा हूँ। हाँ, लेकिन अब ये हुआ है कि उसके आने की उम्मीद भी नहीं रहेगी। पिछले चंद साल अच्छे थे। मैं चाहे उससे जितनी नफरत करता था, दूर कहीं मोहब्बत भी थी, दूर कहीं उम्मीद भी थी कि एक दिन हम साथ होंगे। अब्बा ने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी मैं उसे निभा लूंगा। वो एक पल को रुका था। उम्मीद खत्म हो गई गैस, और मुझे भी खत्म कर गई। मुझे अब सारी जिंदगी उसके बगैर रहना होगा, ऐसा बिस्मिल बनकर जिससे अपने आप को खुद बिस्मिल किया। उस पे गिव अप मत करो मेहदी। मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मैं चाहे उससे जितनी मोहब्बत कर लूँ, नफरत भी ज़रूर करूँगा। क्या अब तुम ठीक हो? फिक्रमंदी से पूछ रहा था। मेरी जमीन पे हाथ रखते हुए उठ खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता मैं ठीक हूं या नहीं। मुझे नहीं पता मैं खुश हूं या अफसरदा। मैं बस कबूलियत के मरहले में हूं। कबूलियत खुशी या गम की जमानत साथ नहीं लाती, लेकिन ये आपके अंदर का शोर थमा देती है। शायद वक्ती तौर पर ही सही, मैं कबूल कर चुका हूं। अब मेरा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं। उससे मुझे बुलाया, यहां तक आ गया, लेकिन अब मैं उससे मिले बगैर वापस जाऊंगा, क्योंकि अगर उसे मुझसे जिद है तो मुझे उससे बढ़कर है। उसे सख्ती से कहकर कॉल काट दी थी। छोटे छोटे कदम लेता वो अब एक बार फिर बैल्कोनी में आन खड़ा था। जेब से सिगरेट निकालते हुए उसका चेहरा बेतासुर हो गया। अपना मोबाइल निकालकर उससे एक बार फिर पुराने गाने चला दिए। सुनसान नगर, अनजान टकर का, प्यारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का सितारा हूँ। मध्यम मौसीकी, पीसी होटल से नजर आता दिल फरेब गवादर, सिगरेट का धुआं और जलता दिल। गवादर क्रिकेट स्टेडियम दुनिया भर में अपने कयाम के 2 माह में ही इतनी शोहरत हासिल कर चुका है कि अब यहाँ आकर अपने कदम धरना हर क्रिकेटर की ख्वाहिश हो गई। यहाँ आकर समंदर की नम हवाओं और पहाड़ों की पीठ के तलाशे से लेकर मैच देखना हर क्रिकेट फैन की दिली आरज़ू होगी। कोकित तामीराती काम अब तक तकमील को नहीं पहुँच पाया, लेकिन चंद ही माह में ये स्टेडियम अपना नाम खूबसूरत तरीन क्रिकेट स्टेडियम की लिस्ट में शामिल करवा लेगा। ग्राउंड की सब्ज घास पे इस वक्त मुकामी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। यूं नहीं था कि हर आता जाता यहाँ आकर खेल सकता था। यहाँ खेलने वाले वो लड़के थे जिनको बाकायदा तरबियत दी जा रही थी। ये वो लड़के थे जिन्होंने मुस्तकबिल बनना था। सब्ज घास को पार करते हुए आगे आओ तो पवेलियन के आगे बने संगी सीनों पे इस वक्त मेहदी और उसके ग्रुप के 2 लोग बैठे थे। सीनिया उनसे फांसे पे खड़ी बाकी लोगों की तस्वीर बना रही थी। चंद तस्वीर के बाद सारे लड़के लड़कियां उठकर दूसरी जानिब आ खड़े हुए थे। सिर्फ मेरी था जो अपनी जगह पर बैठा रहा, जहाँ बाकी लोग खड़े थे। ये उस स्टेडियम की शहरक जैसा था। ये नज़ारा ये नज़ारा इसी नज़ारे के लिए तो इस स्टेडियम के चर्चे थे। मंजर कुछ यूँ था कि चंद ऊंचे लंबे सांस रोक देने जैसी खूबसूरती रखने वाले पहाड़ इस स्टेडियम के अक में खड़े थे, यूं जैसे स्टेडियम के गिर्द घेरा बना रखा हो। चंद लम्हों के लिए सब्ज घास और ऊंचे पहाड़ों के मनासिर वाला स्टेडियम तुम्हारी आंखों को हीरा कर सकता है। सीनिया हाकिम अपना कैमरा संभाले बड़ी महारत से तस्वीर उतारती नजर आ रही थी। उससे गहले नीले खग्गे जिस पर सफ़ेद सुई का काम हुआ था पहन रखा था। शहद रंग बाल सख्ती से चोटी में बंधे थे।
संगी सीनों पे बैठा सब आंखों वाला मर्द किसी सोच में था। बालों के स्पाइक्स आज बिखरे हुए थे। भूरी बटनों वाली शर्ट से सफ़ेद गोल गले वाली शर्ट झांक रही थी। मेरी गंभीर किसी सोच में गुम था। वो उस सुनहरी आंखों वाली लड़की को नीम रूह यहाँ से देख सकता था, जन्मों के लिए ऊंचे पहाड़ रुई के सरे बनकर गायब हुए। आसमान से गिरती पीली चमकती धूप तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गई और अब आसमान हल्का नारंगी पड़ गया। मेहंदी गंभीर ने खुद को पिछली शाम के मंजर में गर्क कर लिया। मगरिब की अजान का समय था। ये वक्त, यही लम्हा और यही गरूब आफताब का मंजर देखने लोग गवादर आते थे। जहाज से उतर कर सारा ग्रुप मोबाइलों पे चेहरा झुकाए आगे बढ़ रहा था, जहाज तक लिए जाने वाली लंबी राहदारी में। इस वक्त दो लोग थे जो जरा जरा से फासले पर चल रहे थे, सीनिया हाकिम और मेहदी गंभीर। बशर अब उसके साथ नहीं आता था। उसके अपने हजार काम थे। बस मोहल्ले का एक 16 साल लड़का उसके साथ आता था, जो इस वक्त उससे आगे चला गया था। जहाज से दूर जाती धूप सीनिया की पुष्ट से होकर पलट रही थी। उसके अक में सूरज था। उसी लम्हे उससे कदम थम गए। उससे मुड़कर देखा, फिर अपनी दाईं बाईं नजर दौड़ाई। क्या था जो उसे गैर आरामदेह कर रहा था? उसे कल से अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हो रही थीं। कल से कोई बार बार किसी छलावे की तरह उसके पीछे आता था और जब वो मुड़कर देखती तो कोई नहीं होता था। चंद लम्हे यूं ही सूरज की तरफ पुष्ट किए वो खड़ी रही, अंदाजा लगाती रही और फिर एकदम उसके सहन में कुछ क्लिक हुआ था। अपने से चंद कदम के फासले पे चलते मेहदी को अब वो मुख्तलिफ नजरों से देख रही थी। ये वो नहीं थी। ये नजरें उसके लिए नहीं थी। इसी लम्हे उससे ऊंची आवाज़ से उस मर्द को पुकार लिया था। आप इतने प्रॉब्लमेटिक क्यों हैं? उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि मेहदी अपनी जगह रुक गया। क्या कोई है जो आपका पीछा कर रहा है? शायद वो आपको मारना चाहता है। एक लम्हे के लिए वो सांस नहीं ले सका। धीरे से उसकी जानिब पलटते हुए वो शल सा था। उसकी नज़रों के एन सामने डूबता सूरज था और उसी सूरज के आगे दीवार बनी वो खड़ी थी, वो जो चांद जैसी थी लेकिन कभी कभी सूरज की तरह झुलसा भी देती थी। मेहदी यकटक उसे देखे क्या। सीनिया हाकिम अब छोटे छोटे कदम लेती उससे करीब आ रही थी। आसपास गुजरते लोग, रश, शोर सब थम गया। मेहदी साकिन सा उससे अपनी जानिब आते देख रहा था। कल से मुझे महसूस हो रहा है कि कोई मुझ पे नजर रखे हुए है। कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। फासला कम हो रहा था। आवाज़ चुभते हुए उसके कानों में पड़ रही थी। मेरे आसपास कोई महसूस होता है, कोई साया, कोई इंसान। मैं जैसे ही उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ वो गायब हो जाता है। कल तक मुझे लगता था मसला मैं हूँ। वो अब उसके एन सामने आ खड़ी हुई थी। मेहदी के दराज सरापे के आगे वो चंद इंच ही छोटी लग रही थी। वो धूप जो मेहदी की आंखों को चुंधियाए हुए थी, सीनिया ने वही धूप अपनी पुष्प पे सजाई हुई थी। मैं गलत थी। प्रॉब्लम आप है मिस्टर गंभीर। वो जहाँ था वहीं थम गया। कल से जीनिया हाकिम का दिमाग खराब हो रखा था और अब जाकर मुझे सिरा मिला है। उसका चेहरा एक बार फिर चमक रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अलहड़ लड़की ब्लश कर रही हो। गाल गुलाबी हो रहे थे। एक्साइटेड, वो एक्साइटेड हो रही थी शायद। कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा। तुम्हारा काम फोटोग्राफी करना है, वही करो। मेरे पर्सनल में दखल मत दो। यकदम वो ऐसे टोटोक लहजे में बोला था कि जीनिया ठहर गई। आंखों की पुतलियां मशकूक अंदाज से सुकड़ी। उससे जीनिया को टोका था, उसकी बात टोकी थी। उसकी ये मजाल। क्या पता तुम्हारे और शक्की मिजाज भाई ने ही किसी को तुम्हारी हिफाजत के लिए रखा हो। मिस जीनिया हाकिम, प्रॉब्लम आपका दिमाग है। आपको गलत फहमी हुई है। आईना मुझसे ऐसी बात मत करना। वो ऊंचा नहीं बोल रहा था, बस सीमी आवाज में तंबी कर रहा था। तेज तेज बोलते हुए, जान छुड़वाते हुए वो आगे बढ़ गया, लेकिन सीनिया वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें अब भी वैसी थीं। मुझे सब पता है कहती हुई। मुझे जिंदगी में गलत फहमियाँ कभी नहीं हुई। उससे अग से हाँक लगाई। सीनिया को हमेशा वजदान मिलते हैं। मेरे अंदाजे हमेशा दुरुस्त होते हैं। मैंने जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाया। अगर जीनिया कह रही है प्रॉब्लम आप हैं, तो प्रॉब्लम आप ही हैं। साबित करके दिखाऊंगी। उससे जिद ही पाल ली। मेहदी उसकी आवाज़ नहीं सुनना चाहता था। वो तेज से कदम उठाता फौरन वहां से निकल जाना चाहता था। एक और फरार। ये इंसान इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है? उससे खुद से पूछा। चंद लम्हे वो वहीं खड़ी सोचती रही। फिर है मुझे क्या? वो सर झटक कर बड़बड़ाई। वियर्डो। मंजर बदले। माही कीरों की आवाज़ से मधुम हो गई। यहाँ तक कि अब मेहदी गंभीर के दोस्तों के बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आसपास समंदर, पहाड़, भुरभुरी रेत की तरह फिसल कर गिरे। अब उसकी जगह ऊंची खड़ी चट्टानों ने ले ली। मेहदी गंभीर अब हाल में था। वो उसके सामने खड़ी थी।
वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आने लगा था। कोई कशिश थी जो उसे सीनिया की जानिब खींची थी। कोई डोर थी जिसका सिरा गुमशुदा था। कोई ताल्लुक था जिसका नाम उसे नहीं पता था। लेकिन जो भी था, इस लड़की से उसका ताल्लुक गहरा होने वाला था, ये उसे वजदान हुआ था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसकी दाईं तरफ रुक कर बोला था। चट्टानें सीनिया के हक में थी। सीनिया जो शाह फैसल की तस्वीर ले रही थी, अपना काम करती रही। अलबत्ता लोग रुक गए थे। करें बात, मैं सुन रही हूँ। मसरूफ जवाब। मेरी ने अपनी कनपटी सहलाई। सांवला चेहरा झुंझुलाया हुआ था। उसे मालूम नहीं था कहाँ से शुरू करे। यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी है। उसने आवाज़ सीनी रखी। सीनिया ने आखिरी तस्वीर उतारी और पीछे हुई। कैमरा हाथ में पकड़े अब उसकी नज़र सब आंखों वाले मर्द पे थी। मुझे नहीं लगता आपको और मुझे अकेले में बात करने की ज़रूरत है। मेरा काम फोटोग्राफी है, किसी के पर्सनल्स में दखल देना नहीं। वो आपके अल्फाज आप ही के मुंह पे मारने में माहिर थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं प्रॉब्लम हूँ? गलतफहमी भी तो हो सकती है। वो बस जानना चाहता था। मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ और अगली बार मुझे आप कहिएगा। ना मुझे आप पसंद है और ना आपका तुम कहना। हल्की आवाज़ में कहते हुए आगे बढ़ गई थी। मेरी एक बार फिर नए सिरे से बेचैन हुआ था। कुछ था जो शायद उससे हुआ था और अब उसका सिरा नहीं मिल रहा था। क्या वो किसी के सामने इतराफ़ कर सकता था? केसम की चौकोर इमारत में आज काफ़ी हलचल थी। एम्प्लॉयर्स यहाँ से वहाँ भागते चामकोइयाँ करते नजर आ रहे थे। मौजूद था वासिफ मुनीर की स्केच बुक। कोई किसी एक को मशकूक नजरों से देखता तो कोई किसी एक को। सबके चेहरों पे कमीना इश्तियाक था। आखिर कौन है वो चोर? लोग चाहते थे ये चोर कभी ना मिले, क्योंकि उन्हें देखना था जो गैस का दिल चाहे। इसी लम्हे इमारत की ग्राउंड फ्लोर पे एक कदम रखता और आता न दिखाई दिया। ऐश ग्रे टू पीस सूट में मलबूस, घुंघराले बालों को जल से जमाए गंदमी चेहरे पे संजीदगी लिए वो सुल्तानों जैसे चाल चलता हुआ आ रहा था। चलते चलते एक डेस्क पे वो रुका था। आंखें मुस्कुराईं। वो पेंट की जेबों में हाथ डाले हुए आगे बढ़ाया। ये वही लड़की थी, वो जिसे कम लिपस्टिक करने का कहा गया था। गैस उसके डेस्क के पास आकर रुका। दोनों हाथ डेस्क पे जमाए वो उसकी जानिब झुका। आंखों में अलोही चमक थी। लिपस्टिक तेज करो, काफी डल लग रही हो इस तरह। वो मुस्कुरा नहीं रहा था। यूं लगता था जैसे वो कह के मारकर हंस रहा हो। टी शर्ट और जीन्स पहने सारा हबीब तरद्दुद का शिकार थी। लेकिन उस दिन आपने। बकवास की थी मैंने। देखो ज़ारा, जब मैं बोलता हूँ ना तो सारी दुनिया को चाहिए कि मुझे सुने। तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही थी और फिर मैंने हर नज़र तुम पे टिका दी। क्या मैंने कुछ गलत किया? वो कैसी मासूमियत से पूछ रहा था। काश उसका मुंह नोच ले कोई। सारा से कोई जवाब न बन पड़ा तो वो खुद ही आगे आया। उसके डेस्क का दराज खोला और एक गहरी जामुनी लिपस्टिक उठाकर उसके सामने रखी। सारे एम्प्लॉयर्स मुड़ मुड़ कर उन्हें ही देख रहे थे। कई ने तो अपनी गर्दनें डेस्क से निकाल कर उन्हें देखा था। चंद गिनी चुनी ही तो औरतें हैं मेरे ऑफिस में। तुम सब भी नाराज़ हो जाओगी तो लोगों को मैं वाकई जन बेजार लगूंगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? एक बार फिर वही मासूमियत। सारा ने बादिक्कत नफी में सर हिलाया। क्या करे वो इस शख्स का? चंद पल रुक कर सारा और बाकी वर्कर्स का चेहरा देखा और फिर वो आगे बढ़ गया। जैमो को यहाँ एक बार फिर होने लगी। अपने ऑफिस में बैठे काम करते हुए उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। गैस इस दस्तक को पहचानता था। ग्राफिक टैबलेट और मेज पे बिखरे बाकी सामान हटाकर वो सीधा हो बैठा। दरवाज़ा खोलकर अंदर दो लोग दाखिल हुए थे। अदीबा, बराक, हनीफ। उम्मीद है तुम्हें मेरा यहाँ आना बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा। आधा अर्ब मुस्कुरा कर कह रहा था। आज उससे हल्के आसमानी रंग का धारीदार सूट पहन रखा था। पैरों में बगैर जराबों वाले जूते थे। बालों को अच्छे से सेट किए वो गहरी सांवली रंगत का मर्द अच्छा लग रहा था। मुझे तो बहुत खुशी हुई है। आज एक साथ दो दो कराह शक्ल वाले मर्द बहुत कम देखने को मिलते हैं। आज गैस मूड में था। आपने दूसरा मर्द किसे कहा? अदीबा सदमे से कहते आगे आई थी। बराक तब तक अपनी जगह संभाल चुका था। वही जो हदीबा कम हबीब ज़्यादा लगती है। अम्मी कहती है जो कहता है वो खुद होता है। उससे कहते साथ फाइल्स का पलंदा धप से मेज पे रखा। वह खफा चेहरा लिए बाहर निकल गई। उसके जाते ही कैसे अपने सामने बैठे दूसरे मर्द को देखा था। सुबह सुबह यहाँ आने का मकसद तुम जानते हो ना, मुझे तुम्हारी शक्ल कितनी नापसंद है। बराक मुस्कुराया। उसकी गहरी सांवली रंगत चमक रही थी। शायद उससे कोई नया ट्रीटमेंट करवाया था।
बस एक फेवर, उससे शहादत की उंगली दिखाई। और फिर मैं अपने कदम यहाँ से मोड़ लूंगा, ऐसे जैसे कभी इस रास्ते का राही रहा ही नहीं। उससे इतनी सख्त उर्दू सिखाने वाले को 10 दूरे लगने चाहिए। मैं एक फेवर के बदले 2 फेवर्स नहीं देता ट्रेजिडी। वो संजीदा था। सोचो ज़रा, तुम किससे इनकार कर रहे हो? मैं वही शख्स हूँ जिसने कैसिम को खड़ा करने पे इन्वेस्ट किया था। मैं तुम्हारा मसीहा हूँ, क्या तुम मुझे इनकार करोगे? उसके लहजे में चैलेंज था। आंखें मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनमें तपिश थी। मुझ पे जितना इन्वेस्ट किया था उससे 50 गुना ज़्यादा लुटा चुका हूँ मैं, और अब कैसिम पे सिर्फ मेरा हक है। हराता जाता मेरी सल्तनत पे अंगुली उठाएगा तो मैं शायद बर्दाश्त ना कर पाऊँ। बराक मुस्कुराती आंखों में तपिश लिए आगे को हुआ। पहली ईंट रखने वालों को याद रखा जाता है लूसीफर, इमारत के मोमार तक भुला दिए जाते हैं। तुम किस दौर की बातें कर रहे हो ट्रेजिडी? उसे लोगों को लाजवाब करने का हुनर आता था। तो इसका मतलब है तुम मुझे फेवर नहीं दोगे? सोच लो, मैं चाहूँ तो लोगों को बता सकता हूँ विसल ब्लोवर की हकीकत क्या है। मैं जानता हूँ इस राज की हिफाजत तुम मुझसे ज़्यादा करोगे, क्योंकि फ़र्द जुर्म अगर मुझ पर है तो तुम शामिल जुर्म भी तो हो। वो दिल को जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ बता रहा था। बराक के चेहरे पे साया सा लहराया था। उससे बात दिक्कत अपनी मुस्कुराहट कायम रखी। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम इतने हबीस क्यों हो। गैस अपने दोनों बाजू मेज पे रखे आगे को हुआ। जब मैं इस शहर में नया आया था तब ऐसा नहीं था, बस यहाँ की संगतों का असर है। वैसे तुम इस शहर में मेरे वाहिद दोस्त हो। बराक उसी तरह मुस्कुराते हुए उठा था। यानी तुम मुझे इनकार कर रहे हो? आधे घंटे से मैं इनकार तो तुम्हारे मुंह पे जूते की तरह मार रहा हूं, लेकिन मैंने सुना है तुम सख्त चमड़ी के मालिक हो। उसे किससे हक दिया था ऐसे तहसीक भरे जुमले कहने का? याद रखना लूसीफर, मैं सिर्फ इस जुर्म में शामिल नहीं हूं। तुम्हारे स्याह अमाल नामे मेरे सामने खुले पड़े हैं। अब देखना ये ट्रेजिडी तुम्हारे साथ कैसे ट्रेजिडी करता है। जिस दिन कैस तुम जैसों की वजह से बर्बाद होने लगा, उस दिन कैस का आखिरी दिन होगा। बराक उसकी आवाज़ को सुनी अनसुनी करके निकल गया था। गैस अब दोबारा अपना काम करने लगा था, हर शय से बेनियाज, मसरूफ़ व मुनहम्मिक। क्या उसे बर्बाद होने से वाकई डर नहीं लगता था? गवादर शहर कई बरस कबल ओमान का हिस्सा रहा था, लेकिन फिर ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ओमानी हुकूमत के बनाए चंद किले अब भी गवादर की सीने पे पैर जमाए खड़े थे। उन किलों की हालत खस्ता हाल थी। न गुजरे वक्तों में उन्हें कोई जदीद टच दिया गया और ना ही उन किलों की देख रेख की गई, जिसकी वजह से ये किले यूं तो सियाहों की नज़र में नहीं आते, लेकिन चंद मुकामी लोग अगर अपने किसी मेहमान को ग्वादर बुलाएं तो वही मुकामी लोग अपने मेहमानों को उस किले तक ज़रूर लेकर जाते थे। उन खस्ता हाल किलों के अलावा ओमानी दौर का एक खासी अच्छी हालत का किला भी ग्वादर में मौजूद है, जिसे म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है। लेकिन इस वक्त हम तंग गलियों के दरमियान एक खौस्ता हाल किले के सामने है। ऊंचा सफ़ेद किला जिसे वक्त की गर्द और देख रेख ना होने की वजह ने मिटियाला कर दिया था। ये किला खस्ता खाली की मिसाल नजर आता था। सफ़ेद रंग अब खत्म हो रहा था। शानो शौकत अब नहीं रही थी। 150 साल पुराना किला अब अपने इख्तितामी अयाम गुजार रहा था। यार मेहदी, ये कैसी जगह है? कुछ हाथ नहीं यहाँ। साफ सुथरी रंगत और स्टेप्स में कटे हुए बालों वाली इकराहा ने उस किले को नापसंदीदगी से देखा था। चंद सालों में गवादर की शक्ल बदल जाएगी। हुकूमत की नई हिकमत अमली इन कदीम आसारों को दफना देगी। मैं उससे पहले यहाँ कदम रखना चाहता था। जदीद टच इस किले को फेक बना देगा और मुझे ये नेचुरल चाहिए। वो किले की ऊंचाई को देखते हुए कोया खुद से कह रहा था, हुकूमत के पास इन खंडरों पर जाया करने के लिए वक्त और पैसा नहीं है। अक में खड़ी सीनिया आगे मुझ को पास नहीं रख पाई थी। हाँ, अगले चंद सालों में गवादर का एक नया चेहरा होगा, लेकिन मुझसे लिखवा कर रखे ये खंडर अगले 100 साल भी इसी तरह रहेंगे, इंशाल्लाह। वो भी ऊंचे किले को ही देख रही थी। मेहदी और बाकी लोगों ने उससे मुड़कर देखा था। बाकी सबने तायीद की, जबकि सब आंखों में नापसंदीदगी थी। तुम हर वक्त इतनी नेगेटिव क्यों रहती हो? मैं नेगेटिव नहीं, हकीकत पसंद हूँ। आप कुछ ज़्यादा ही फैंटेसी में रहते हैं। कम अज कम फैंटेसी किसी को हर्ट नहीं करती, किसी का दिल नहीं तोड़ती। हकीकत पसंद होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी को आपके लफ्ज़ों से तकलीफ हो। वो भला कहाँ भाषा था? सीनियर दली से सर झटका। अगर आप इतने नाजुक हैं कि किसी के अल्फाज आपका दिल तोड़ देते हैं, तो आप माजरत, आपको दुनिया में नहीं बल्कि म्यूजियम के किसी हसास खाने में रहना चाहिए। दुनिया हकीकत का थप्पड़ है, सह लिया तो जी लेंगे, वरना। क्या तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? हसाम की आवाज़ में सीनिया खामोश हो गई थी।
ऐसा लगता है जैसे 2 साल के बच्चे हों दोनों। मिस जीनिया, आप मेहदी की तस्वीर ले लें, हम बदरी जर्द बीत जाएंगे। आप दोबारा हमें वहीं ज्वाइन कीजिएगा, ओके? वो उस ग्रुप का सबसे समझदार आदमी लगा था। सीनिया ने सह हिला दिया। जस्ट सेइंग, वो बड़बड़ाई। इकराम, मेहदी, ग्रुप मैनेजर्स और सीनिया यहाँ रुक गए। बाकी सब चले गए थे। किले का कोई दखली दरवाज़ा सिरे से था ही नहीं, बस एक ऊंची खिड़की थी जिससे गुजर कर अंदर जाना था। शायद कभी किसी दौर में यहाँ दरवाज़ा रहा भी हो जिसे वक्त की धूल ने गर्द अदा कर दिया हो। तुम तो इस खिड़की को फौरन पार कर लोगी, तुम्हारे अंदर तो डबल सेल डाले गए हैं ना। किले की तरफ जाते हुए मेरी ने हल्की सरगोशी की थी। मेरी फिक्र छोड़े, ये किला और यहाँ के रास्ते मेरे लिए मुश्किल नहीं। आप इस खिड़की को पार कर लेंगे या म्यूजियम से कोई हसास सवारी मंगवाऊं? मेरी का जी चाहा था इस लड़की को गवादर के समंदर में फेंक दे। ये खारा पानी उसे मजीद कड़वा कर देगा। पीसी के छत से नीचे फेंक दूं? उसे एक और बार तरकीब लड़ाई। किले की खिड़की आगे सीनिया रुक गई। शोला बरसाती नजरों से मेरी को देखा। मुझे कत्ल करने के मंसूबे बेकार है। मैं जीनिया हूँ, लक्कड़ हजम पत्थर हजम। आज इस पहर गवादर के इस किले के सामने मेहदी ने इतराफ किया था कि लड़की इस स्यारे की नहीं। 10 मिनट बाद वो तमाम लोग खिड़की से कूद कर अंदर आ गए थे। अंदर अंधेरा था, खूब अंधेरा। बस दीवारों में बने चकोर सुराखों से आती रोशनी थी जिससे उस किले को देखने के काबिल रखा हुआ था। जमीन मट्टी से सटी पड़ी थी, पैरों में गोया मन भर मट्टी भर गई थी। ये कैसी जगह है? किले की फर्श पे एक जगह बड़ा सा सुराख बना था जहां से नीचे कुछ आते सीने नजर आते थे। मेहदी उन सीनों को देखते हुए रुका था। सब आंखों में ढेर सारा तजस्सुस भर गया। इकराहा, नजीब, मैनेजर और सीनिया भी उसके साथ ही रुके थे। बचपन में कई बार देखी है ये जगह। मेरे हिसाब से किले के मालिक का पर्सनल टॉर्चर सेल था। सीनिया एक सुराख में कैमरा फिट किए खड़ी थी। उसकी आवाज़ किले में गूंज रही थी। तुम्हें कैसे पता ये जगह एक टॉर्चर सेल है? इकरा को जानना था। सीनिया ने एक आंख हल्की सी झुंझला ली और एक आंख खुली रखे हुए कैमरे के करीब हल्की सी झुकी। दीवारों पे खून के छींटे किसी पेंटिंग की मानने जिंदा है। किलों में अटी जंजीरों और इंसानी हड्डियों की बदबू जो किसी जमाने में आया करती थी, उसी से अंदाजा लगाया। अलबत्ता कई साल हुए हैं यहाँ कोई नहीं गया। शायद खतरा हो। उसे यहाँ से नजर आते नीले समंदर की एक परफेक्ट तस्वीर उतारी थी। तुम्हें धोखा भी तो हो सकता है मिस हाकिम, इकरा ने जोर दिया था। जीनिया को धोखे नहीं वजदान मिला करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाया मैडम। उससे आखिर में मैडम पे जोर दिया था। उसके लहजे में इलाकाई तासुर आया था। साफ जाहिर था जैसे कोई बलोच या पख्तून उर्दू बोल रहा हो। मैं तो यहाँ नहीं जा रही, इकरा ने सबसे पहले मना किया था। मैनेजर साहब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी, जबकि मेहदी के कदम अब पहले सीने पे थे। मोबाइल टॉर्च चलाए हुए वो सीने उतर रहा था। सीनिया ने एक गहरी ठंडी सांस ली और उसके पीछे नहीं गई। बाहर में जाए ये फैंटेसी में डूबा आदमी। सीने ज़्यादा चौड़े नहीं थे, यूं कि अगर दो लोग एक साथ चलें तो मुश्किल हो, बल्कि कोई प्रॉपर सीने थे ही नहीं। यूं लगता था पूरी मट्टी से बने टीले हों। अब गिरे कि तब गिरे। आखिरी सीने पर पहुंचकर उससे एक दायराना निगाह सारे में डाली। दीवारों में कीले नस थीं और उन कीलों में मोटी मोटी जंजीरें। यहाँ कोई रोशनी नहीं थी सवाए एक रोशनदान के। मेहदी नीचे पंजों के बल बैठा जंजीरों को छूकर महसूस कर रहा था। जब उससे अपने आप से कोई आवाज़ आई, यूं लगा जैसे किसी ने जंजीर हिलाई हो। वो करंट खाकर मुड़ा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, या शायद खूब अंधेरे के बायस उसे कोई नजर नहीं आया। उससे उठना चाहा, लेकिन पीठ पे लगने वाली एक भारी बूट की ज़रब से वो ऊंधे मुंह गिर पड़ा था। अभी वो उठने की कोशिश करता कि एक और ज़रब उसके हवास अदा कर गई थी। कोई था जो ऐन उसके सर के मुकाम पे खड़ा था, उसकी पीठ पे एक भारी बूट रखे। वो कोई ऊंचा लंबा आदमी था जिससे चेहरा छुपा रखा था। सर पे स्याही थी। यूं लगता था किसी कदीम जमाने का जल्लाद हो। वो अपने भारी बूट की ठोकरें मेहदी के सीने, कमर और टांगों पे मारे ही गया। तुम कौन हो? मेहदी गहरे सांस लेते हुए कुटी कुटी आवाज से पूछ रहा था।